चलिए ध्यान देंगे आप सभी लोग। हम आज की क्लास में चलिएगा इकोसिस्टम की बात। इकोसिस्टम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे जी? बोलिएगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड जीव और समष्टियां। क्या पढ़ रहे थे? जीव और समष्टियां पढ़ रहे थे। और इस जीव और समष्टियां के अंतर्गत ध्यान देंगे बाबू, हमने दो बातें, बहुत सारी बातें हालांकि बताई, लेकिन इस बात को समझिएगा। हमने आपको बताए थे कि पर्यावरणीय कारक की यदि बात करें तो पर्यावरणीय कारक कितने हैं? बताओ जरा, पर्यावरणीय कारक कितने हैं? तो आप कहेंगे दो। पर्यावरणीय कारक कितने हैं? तो दो हमारे जो हैं कैसा कारक हैं जी? पर्यावरणीय कारक हैं। मतलब जो पर्यावरण में मिल रहे हैं, वातावरण में मिल रहे हैं, उसे कौन कारक कहते हैं? पर्यावरणीय कारक। अच्छा, उस चीज पर ध्यान देना, ठीक है? जो ऐसे हो रहा है ना, बोल रहे हैं तो उस चीज पर ध्यान देना, ठीक है? तो पर्यावरणीय कारक कितने होंगे? दो। तो पर्यावरण में दो चीज मिलते हैं, एक मिलते हैं सजीव मिलते हैं और दूसरा क्या मिलते हैं? निर्जीव। तो जो सजीव है उसे हम क्या बोलेंगे? बायोटिक फैक्टर। क्या बोलेंगे? बायोटिक फैक्टर। और जो निर्जीव है उसे क्या बोलेंगे? अबायोटिक फैक्टर। तो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे सजीव क्या हैं? बायोटिक फैक्टर हैं। और पाए जाने वाले सारे निर्जीव क्या हैं? अबायोटिक फैक्टर हैं। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? अब समझिएगा बाबू, अब एक एक करके इसी दोनों के बारे में पढ़ना है और ये चैप्टर खत्म होगा। अब आइए जरा अगली बातें हम करें अगर आपके सामने। अबायोटिक फैक्टर जो होगा, अजैविक कारक, देखो लिखा हुआ भी है, पर्यावरण में मौजूद वैसे सारे घटक, वैसे सारे कंपोनेंट्स जो क्या नहीं है। तो भाई साहब अर्थात क्या है? निर्जीव है, तो वही कारक को क्या बोलोगे? अब इसी को देखो, थोड़ा सा दिमाग से इसको डेफिनेशन देते हैं। जीवों के आसपास, आप जीव हैं, आपके आसपास मिलने वाली भौतिकी एवं रासायनिक वातावरण। भौतिकी का मतलब जो फिजिकल तौर पर बना हुआ है, सॉलिड पार्ट में बना हुआ है। भौतिकी, रसायन, भौतिकी एवं रासायनिक चीज अगर जो भी कुछ मिल रही है भाई साहब, जो जीवों के जीवन को क्या करता है? प्रभावित करता है। हमारे जीवों के आसपास बताओ क्या क्या मिल रहे हैं? सूर्य का प्रकाश मिल रहे हैं, निर्जीव कारक। मिट्टी मिल रही है, निर्जीव कारक। अरे मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो ये सब सारे चीज बताइएगा, इससे मानव अपने जीवन को प्रभावित में यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बाबू? अबायोटिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? अबायोटिक फैक्टर कहेंगे। अब हम आपके सामने एक बात बताएंगे बाबू। अबायोटिक फैक्टर की यदि बात करें तो अबायोटिक फैक्टर मुख्य रूप से चार हैं। ऐसा मत सोचना कि जो भी निर्जीव है सब अबायोटिक फैक्टर है। जो प्राकृतिक ने हमें दिया है उसी को हम अबायोटिक फैक्टर मानते हैं। ऐसे तो अबायोटिक फैक्टर मेरे सामने दिख रहे क्या है? कैमरा भी है। अबायोटिक फैक्टर जो आप बैठे हैं ये भी हमारा है, लेकिन ये प्राकृतिक ने हमें नहीं दिया। प्राकृतिक ने अबायोटिक फैक्टर के रूप में हमें कितने चीज दिए हैं? चार दिए हैं। पहला क्या बोलिएगा? टेम्परेचर। पहला क्या? दूसरा क्या बोलिएगा? तीसरा क्या? सनलाइट। और चौथा क्या? सारा का सारा दिमाग में घुस के जाना चाहिए। आप आए हैं इसका मतलब याद होकर जाना चाहिए। बताओ, अबायोटिक फैक्टर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो बाबू, कुछ अबायोटिक फैक्टर हैं जो स्पेशल वाले हैं। जैसे कि हम आपके सामने अगर कुछ बातें लिखें कि जलवायु के संबंधित कारक बताइए जो अजैविक है। जलवायु जो मतलब पर्यावरण, वातावरण, मौसम को बदलने से जलवायु किसे बोलते हैं? जब जलवायु बदलता है तभी ना मौसम आते हैं। तो जलवायु संबंधी कारक अगर बोलेगा तो बताओ, जब भी जलवायु बदलते हैं, गर्मी से ठंडा आते हैं या ठंडा से बरसात आते हैं, तो बताओ आपको क्या क्या देखने को मिलता है? प्रकाश हट के देखने को मिलता है, तापमान हट के देखने को मिलता है, आर्द्रता का मतलब हेरिडिटी जो नमी होती है वो देखने के हट के मिलता है, वर्षा, वायु, ये सारे के सारे अबायोटिक फैक्टर हैं सर। और ये सारे अबायोटिक फैक्टर ऐसे हैं जो किसके अंतर्गत आएंगे? जलवायु संबंधित अंतर्गत आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जलवायु बदलते हैं तो ये सब का मान घटता है और क्या होता है? बढ़ता है। उसी प्रकार से अगर मृदा संबंधी कारक बोले तो मृदा संबंधी कारक क्या होते हैं? मृदा का पीएच मान,
मृदा की सॉल्टनिटी, लवणता, खनिज, ये सब मृदा से संबंधित क्या है बाबू, जो मट्टियों में पाए जा रहे हैं निर्जीव चीज हैं, वो भाई साहब मृदा संबंधित अबायोटिक फैक्टर होंगे। अगली बातें, अगर आपके सामने बोले भौगोलिक अजैविक कारक बताइए, भौगोलिक अजैविक कारक बताइए, भौगोलिक जो भूगोल की दृष्टि पर अजैविक है, निर्जीव है, तो भाई साहब ऊंचाई जब देखते हैं, पर्वत देखते हैं, समुद्र तट देखते हैं, जल स्रोत देखते हैं, तो ये सब भौगोलिक स्तर पर अबायोटिक फैक्टर है। समझ में बात आया? जलवायु स्तर पर आपको केवल याद रखना है, एक के को याद रखना है, जलवायु स्तर पर अबायोटिक फैक्टर कौन है? प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु। जो भी आपको जब भी जलवायु बदलता है देखने को मिलता है, वो सारे के सारे किससे संबंधित आएंगे? जलवायु से संबंधित आएंगे। किससे संबंधित आएंगे जी? जलवायु से संबंधित आएंगे। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? अब आओ जरा हम अगली बातें करते हैं बाबू, चलिएगा। उसी प्रकार से रासायनिक से संबंधित अगर कहेगा अबायोटिक फैक्टर नाम बताइए, जो रसायन से संबंध रखता है, तो ऑक्सीजन क्या रखता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब की यदि बातें करे, तो ये सब की यदि बात करेगा आपके सामने बाबू, तो ये रासायनिक संबंधित अबायोटिक फैक्टर है। समझ रहे ना? ये सब सब एक निर्जीव चीज है, लेकिन ये सब एक प्रकार के क्या है? रसायन है। तो ये रासायनिक संबंधित अबायोटिक फैक्टर हो गए। ये भाई साहब जलवायु बदलता है तो ये सब बदलते हैं, तो ये जलवायु संबंधित अबायोटिक फैक्टर हो गया। मृदा अलग अलग प्रकार में अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं, निर्जीव बदलने को देखने को मिलता है, तो ये मृदा संबंधित अबायोटिक फैक्टर हो गया। केवल आपको याद करने का है क्या? जलवायु संबंधित कारक, और पढ़ना भी यही केवल है, इतना तो लिखा हुआ भी नहीं है। केवल लिखा हुआ है अबायोटिक फैक्टर 4 हैं: टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, सॉइल। कंप्लीट यहां तक मिट्टियां। अब सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बाबू? टेम्परेचर। किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जरा हम टेम्परेचर पढ़ने से पहले हम बायोटिक फैक्टर की बातें भी आपके सामने कर देते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो जब हम कुछ और आगे आगे बताए। तो अब एक बात बताओ, अगली बातें अब हम आपके सामने बता रहे हैं बायोटिक फैक्टर का। तो पर्यावरण में मौजूद सारे सजीव कौन फैक्टर कहलाएंगे? बायोटिक। अब बताओ, सजीव के रूप में इस पृथ्वी पर तीन को है, ये एगो प्लांट है, दूसरा एनिमल है, और तीसरा क्या है? माइक्रोब्स है। इस तीन के सिवाय और भी ऐसे कोई हैं जो बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आएंगे? नहीं आएंगे। पहला कौन आएंगे? प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स, तीसरा माइक्रोब्स। इसके सिवाय और कुछ भी होंगे क्या? नहीं होंगे। तो प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे बाबू? उत्पादक। प्लांट्स को क्या बोलेंगे? जो भोजन बनाता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है, उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। तो प्लांट बताओ, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है या नहीं बनाता है? तो प्लांट इज अ प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ये एक उत्पादक होंगे। जबकि उत्पादक को खाता कौन है? एनिमल। तो भाई साहब एनिमल, हम लोग जो हैं, जीव जंतु हैं, वो सारे क्या होंगे? कंज्यूमर होंगे, उपभोक्ता होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? अब है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स होते हैं अपघटक, इसको कहा जाता है डिकम्पोजर, अपघटक। सूक्ष्म जीव को अपघटक कहा जाता है। और जब प्लांट मर गया, जीव मर गया, तो दोनों को खा कौन जाता है? सूक्ष्म जीव। तो बाबू सूक्ष्म जीव अपघटन करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप जरा हमें बताइएगा, आप हमें बताइएगा, ये जो आपने देखा कि इस पृथ्वी पर बायोटिक फैक्टर के रूप में मेनली कितने हैं? 3। बायोटिक फैक्टर के रूप में मेनली कितने हैं जी? 3 हैं। पहला क्या बोला जाएगा? पहला क्या? प्लांट। दूसरा? तीसरा? प्लांट को क्या बोलोगे? एनिमल को, माइक्रोब्स को। कोई दिक्कत है यहां तक? यही तीनों पर जीवन चलता है। कहेगा सर हम सजीव हैं, तो बेटा तू एनिमल्स में आता है। कुत्तों सजीव है, भेड़ों सजीव है, तो सब किसके अंतर्गत आता है? एनिमल। और सब उपभोक्ता है। अब एक चीज को समझिएगा, अब एक बात हम आपको और बता ही देते हैं, आपको याद आ जाएगा कि सवाल पूछा था, उपभोक्ता से सवाल आया था, कंज्यूमर से आप लोग को। आप इतना समझिए, प्लांट को भाई साहब खाया बकरी, तो प्लांट पहले क्या है ये बताओ? प्रोड्यूसर। बकरी खाया प्लांट को, तो बकरी क्या है? कंज्यूमर। अब वो बकरिया को खा गए हम, तो हम भी क्या है? कंज्यूमर। लेकिन हम जो कंज्यूमर होंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? हम लोग सेकेंडरी होंगे। और हमरा खा गया शेर, तो शेर क्या हो जाएगा?
टर्सरी कंज्यूमर होगा, तृतीयक उपभोक्ता होगा। और जब शेर मर गया तो ओरा खाने के लिए कौन आ गया? सूक्ष्म जीव आ गया। तो भाई साहब इसे हम शीर्ष उपभोक्ता भी सूक्ष्म जीव को कहते हैं, क्योंकि सबसे अंत में वही खाता है। कौन खाता है? सूक्ष्म जीव। तो शीर्ष उपभोक्ता कौन होता है? माइक्रोब्स। क्या यादें रहेगी ये बातें आप सभी को? अब आओ जरा बाबू, अब ये बातें हमको ज्यादा बताने की बातें नहीं है, आप सारा समझ गए, वही लिखा हुआ है। अब आ बाबू, सरल अंतर है, अजैविक कारक निर्जीव को कहते हैं और जैविक कारक सजीव को कहते हैं। तो हमको तो सबसे पहले अजैविक कारक पढ़ना है। तापमान मेरे ख्याल से 10 से 11 वाले बैच में पढ़ा चुके हैं, पढ़ाया ना? लेकिन कोई बात नहीं, आज हम पूरा का पूरा अबायोटिक फैक्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। और कंप्लीट ही नहीं, दिमाग में फिट करके यहां से भेजेंगे। आओ जरा, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बच्चे? तापमान। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? अब आओ जरा इस तापमान को समझो और पढ़ो और ध्यान से देखो जरा, टेम्परेचर तापमान क्या है। सबसे पहली बातें, क्या तापमान के बिना जीवन संभव है? यदि तापमान नहीं होता तो भाई साहब मेरे शरीर के अंदर कोई क्रियाएं नहीं होती। मेरे शरीर में बहुत सारे जीन ऐसे हैं जो उसको स्पेशल तापमान पर ही काम करता है। जैसे कि वृषण के अंदर पाए जाने वाला जीन जो होता है, उसको शुक्राणु बनाने के लिए शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री कम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे शरीर के अंदर खाना पचाने वाले बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो उसको ओरिजिनल तापमान मिलेगा 37 डिग्री तभी काम करेगा। समझ रहा है बात को? तो हमको ये पता चल रहा है सर, तापमान के बिना जीवन लगता है संभव नहीं है। और जिसके बिना जीवन संभव ना हो उसे कैसा कारक कहते हैं? प्रासंगिक कारक। कौन कारक? प्रासंगिक कारक कहते हैं, अर्थात रेलिवेंट फैक्टर कहते हैं। प्रासंगिक कारक मतलब क्या हो जाएगा जी? रेलिवेंट फैक्टर। तो तापमान एक प्रकार के कैसे कारक होंगे? प्रासंगिक कारक, अर्थात इसके बिना जीवन संभव नहीं हो सकता है। अब एक बात याद रखना, जब जब तापमान ऋतुओं के अनुसार क्या होता है बाबू? बदलते रहता है। जब ऋतु आता है ना, जैसे अभी ठंडा है तापमान अलग हो गया, गर्मी आया तापमान अलग हो गया। तो याद रखना ही बातों के, तापमान ऋतुओं के अनुसार बदलता है। ऐसा नहीं समझ जाना कि तापमान के अनुसार ऋतु आता है। ऋतु जैसी बदलता है ना, ऋतु मानसून उठता है जी, ये भूगोल में पढ़ना है, ज्योग्राफी में आप 8, 9, 10 में ये सब पढ़े होंगे। मानसून बनता है हमारे ध्रुव के तरफ, समझ रहा है बात को? जब मानसून बनते हैं तो उसी समय मौसम बदलता है, नए सीजन आते हैं, तापमान ऑटोमेटिक कमता है या बढ़ता है। तो मतलब कह सकते हैं तापमान ऋतुओं के अनुसार बदलता है, ऐसा कभी नहीं कहना ऋतु तापमान के अनुसार बदलता है। समझ रहा है ना बात को? तापमान के अनुसार क्या बदलता है? ऋतु। ठंडा आया तो ठंडा के जैसा तापमान होगा, गर्मी आया गर्मी के जैसा तापमान होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि गर्मी पहले आ गया तो भाई साहब तापमान के अनुसार ऋतु बदलेगा, ऐसा नहीं होगा। आओ जरा अब अगली बातें। अब हम एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं, समझिएगा जरा, यहां देखिएगा। ये देखो, मानिए कि हमारा प्यारा सा पृथ्वी है जिस पर हम पैखाना करके गंदा करते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, अरे है कि नहीं है? और पृथ्वी के बीचों बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है? बीच वाला लाइन इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं? अरे कहते हैं। और भाई साहब ये ध्रुव है, ये है नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और ये है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। अब देखो बाबू, जब भी प्रकाश, सूर्य की प्रकाश जब सबसे पहले निकलती है तो यह प्रकाश किस पर पड़ता है? विषुवत रेखा पर। किस पर पड़ता है? विषुवत रेखा, जिसको को आप इक्वेटर कहिएगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। समझ रहा बात को? तो इस विषुवत रेखा पर प्रकाश पड़ा, ध्यान से एकदम सब कॉन्शियस फेज में रहेगा जी। इस पर जैसी प्रकाश पड़ेगा तो आप बताइएगा विषुवत रेखा के इर्द गिर्द वाला जो क्षेत्र होगा वो ज्यादा गर्मी करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? और इसके अगल बगल वाला क्षेत्र, इसके अगल बगल वाले क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं बाबू। उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया का मतलब क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते बाबू इधर आ जाता है शीतोष्ण एरिया। समझ रहा ना? बर्फीला क्षेत्र। अब बताओ, जैसे जैसे इस ध्रुव से विषुवत रेखा से आप नीचे की ओर बढ़िएगा तापमान कमते जाएगा। कमेगा कि नहीं कमेगा?
और कमते कमते एक समय ऐसा आएगा कि ध्रुव पर बर्फ जम जाएंगे, बर्फ जाएंगे, जम जाएंगे, इतना कम तापमान होगा कि माइनस में तापमान चल जाएगा बाबू, जबकि बर्फ को बनने के लिए केवल कितना तापमान चाहिए, माइनस में तापमान चल जाते हैं ध्रुवों की ओर। अगर ये प्रकाश इधर पड़ता तो एजा पर बर्फ जमता, समझ रहे बात को। लेकिन एक्वेटर पर प्रकाश पड़ते हैं, इसीलिए एक्वेटर से जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तापमान घटते जाएगा और अंत में ध्रुव पर हमारा क्या देखने को मिलेगा, बर्फ देखने को मिलेंगे। बातें समझ में आया क्या? ये हो गई कहानी कंप्लीट बाबू। अब बताओ, जहां प्रकाश होंगे, जहां तापमान होगा, वहां सबसे ज्यादा पेड़ पौधा भी होंगे, समझ रहा ना, क्योंकि पेड़ पौधे बिना तापमान के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पेड़ पौधा क्या होंगे, अधिक होंगे, क्या होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर बढ़िएगा, बर्फीली एरिया में आइएगा, क्या पेड़ पौधा दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो जहां पेड़ पौधा अधिक होगा, जहां प्रोड्यूसर अधिक होंगे, वहां कंज्यूमर भी अधिक होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? जहां पेड़ पौधा अधिक होंगे वहां कंज्यूमर भी अधिक होगा, और जहां प्रोड्यूसर उत्पादक मतलब पेड़ पौधा कम होंगे, वहां कंज्यूमर भी क्या होंगे, कम होंगे। इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है। यहां देखिएगा, देखिएगा, भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर लाइंस, इक्वेटर लाइन से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान क्या होते हैं, कमते जाते हैं, जिसके कारण ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे जीव की संख्या भी क्या होती है, कमती जाती है। अर्थात क्या कमते जाता है, जैव विविधता कमते जाता है, मतलब बायोडायवर्सिटी कमते जाता है, कमते जाता है बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता क्या है? तो भाई साहब, किसी क्षेत्र में बहुत प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना ही क्या है, जैव विविधता है। तो जैसे पेड़ पौधा कम रहेगा तो जैव विविधता कमेगा कि नहीं कमेगा, जैव विविधता कम जाएंगे। देखिएगा, आप कभी शिमला या मनाली अपनी बीबी के साथ जाइएगा तो पेड़ पौधा आपको दर्शन नहीं होगा। पेड़ पौधा दर्शन नहीं का मतलब कंज्यूमर भी नहीं होंगे, 2-3 जीव होंगे, कुछ भालू होगा, एक वो सील पाया जाएगा। सील भी जीव है, समुद्री जीव है, पानी में रहने वाला जीव है, वो हम बताएंगे आपको आगे। तो जैसे प्रोड्यूसर कमा कंज्यूमर कमेगा, कंज्यूमर कमेगा, इसका मतलब क्या कम जाएगा, बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता। लेकिन अगला पॉइंट, सबसे अधिक जैव विविधता आपको कहां मिलेगा, भूमध्य रेखा के कौन क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एरिया में, क्योंकि यहां तापमान जीवों के अनुसार क्या होते हैं, मिलते हैं, जिसके कारण उत्पादक ज्यादा होंगे। तो उत्पादक ज्यादा होगा तो उपभोक्ता ज्यादा होगा, तो दोनों के चिबावे वाला कोची होगा, अपघटक भी ज्यादा होगा। अपघटक का मतलब सूक्ष्म जीव भी ज्यादा होंगे। क्या याद रहेंगे ये बातें? बस ये सब एक कहानी है, समझ रहा है ना। हम आपको ये सब चैप्टर आपको एग्जाम में केवल सपोर्ट करेगा। सपोर्ट मतलब समझ रहा है, सपोर्ट मतलब समझते हो, सवाल नहीं बन रहा है, वो हो सकता है एक तरह से बन जाए, समझ रहा है बात को। लेकिन तुम्हारा जो भी एग्जाम में अब सवाल आएगा, 80% सवाल अब तुमको 80 से 90% सवाल मिल जाएगा। लेकिन 80% में 10% अगर नहीं बनेगा तो ये सब साथ देगा, देगा कि नहीं देगा। ये सब केवल कहानी वाला चैप्टर है, आप लोग बढ़िया से सुन जाइएगा। तो उन्हें धोखा दे दिया, उन्हें चैप्टर वा, तो इन्हें पकड़ लीजिएगा, समझ रहा है बात को। अरे 70 गो में 35 गो बनाना है, समझ रहा है बात को। 10 गो ऑब्जेक्टिव में 5 गो बनाना है, 5 गो सब्जेक्टिव में 3 गो बनाना है। यही तो रूल है ना जी, यही रूल है, उसी के अनुसार चलना है। अब आओ जरा अगली बातें। वातावरण के बहुत अधिक परिवर्तनशील, जब वातावरण की यदि बात करें तो बहुत ज्यादा तापमान, वातावरण याद रखेंगे, वातावरण के बहुत अधिक परिवर्तनशील परिस्थिति, जैसे कि आवश्यकता ज्यादा तापमान, जैसे कि लवणता, पीएच इत्यादि को आवश्यकता से ज्यादा अगर झेले बाबू, तो वैसे जीव को हम क्या कहते हैं, पृथुता जापी यूरिथर्मल या यूरिटॉपिक कहते हैं। मतलब वैसा जीव जो आवश्यकता से ज्यादा तापमान को झेले, वैसे जीव को क्या कहेंगे, यूरिथर्मल। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूरिथर्मल। क्या बोलेंगे, यूरिथर्मल। अरे कहेंगे, लेकिन बाबू अब बताओ जरा, हम लोग भी तापमान झेलते हैं। अभी तापमान कितना डिग्री है, ये तो क्लास के तापमान 26 डिग्री ना है, काहे कि जब इतना लोग बैठल है तो बाहर का तापमान कम होगा। 26 डिग्री तापमान है, गर्मी में 50 डिग्री जाता है तब वो हम बर्दाश्त करते हैं। अर्थात बताओ हम लोग कैसे जीव हैं, यूरिथर्मल। कैसे जीव हैं, पृथुता जापी हैं सर। पृथुता जापी का मतलब क्या बोलेंगे, यूरिथर्मल हैं। उदाहरण में ऐसी लिखा हुआ है, बांगरियन, गाय, मानव, मछली, जैसे कि और कैटफिश, कैटफिश भी मछलियां हैं। ये सब विभिन्न तापमान पर क्या रह सकते हैं, रह सकते हैं, विभिन्न तापमान पर रह सकते हैं। कम पर भी रहेगा, ज्यादा पर भी रहेगा, नहीं रह सकते हैं क्या, भेड़ बकरी सब रहेगा कि नहीं रहेगा। कम भी हो जाता है तब वो रह पाते हैं, और ज्यादा भी रह जाता है तब वो रह पाते हैं, समझ रहा है बात को। लेकिन कुछ ऐसे जीव है जो ध्रुव की तरफ पाया जा रहा है,
उसको जरा बिहार के तरफ ले चली आइए, ऐते के साथ मर जाएगा वो। समझ रहा है बात को? ऐते के साथ मर जाएगा वो, सभी तापमान में नहीं रह सकता, उसका निश्चित तापमान चाहिए माइनस में एकदम। समझ रहा है बात को? तो ये सब होते हैं। आओ जरा, कुछ कीट भी हैं, मेढक भी हैं, शैवाल भी हैं जो यूरिथर्मल के अंतर्गत आएंगे। क्या याद रहेंगे ये बातें आप लोगों को? अब आओ जरा अगली बातें बाबू, नेक्स्ट बातें। तापमान के कम प्रास को, मतलब तापमान को ज्यादा नहीं झेल पा रहा है, कम तापमान को यदि झेलता है तो उसे क्या कहेंगे? तनुतापी। तनुतापी का मतलब अस्टेनो, ऐसे हो जाए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा अस्टेनोथर्मल। और ज्यादा तापमान झेले तो यूरिथर्मल। ज्यादा तापमान झेले तो, पूछो ना जी, यूरिथर्मल। ज्यादा तापमान झेले तो, ज्यादा तापमान झेले तो यूरिथर्मल, और कम तापमान झेले तो, याद रहेंगे, आवश्यकता से ज्यादा तापमान झेले, किसी भी परिस्थितियों में रह जाता हो तापमान के अधिकतम, अब ऐसा नहीं 100 डिग्री कर दूं तो जारे खोर दे भी, लेकिन हाँ एक सभी तापमान में रहने की कम से कम क्षमता रखता हो, वैसे जीव को क्या कहेंगे? यूरिथर्मल। पृथुता जापी, यूरिथर्मल का मतलब, और जो कम तापमान को झेलेगा उसे क्या कहेंगे? अरे बोलो क्या कहेंगे? अस्टेनोथर्मल। क्या बोलेंगे? तनुतापी। तनुक सा दिखता है, तनुतापी। और ज्यादा अगर झेले तो यूरिथर्मल, ज्यादा झेले तो, चलिए बहुत खूब बाबू। हाँ, विषुवत रेखा पर तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। और ध्रुव पर तापमान, विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा क्यों होगा? सूर्य का प्रकाश पड़ता है डायरेक्ट, तो उसके अगल बगल क्षेत्र में अर्थात उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पेड़ पौधे भी, तो जीव जंतु भी ज्यादा होगा, तो सूक्ष्म जीव भी ज्यादा होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो ध्रुव की ओर आते आते हम लोगों का तापमान क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा, बर्फ बन जाएगा, और भाई साहब वहां पर सब जीव नहीं रह सकते हैं। तो वैसे जीव को क्या कहते हैं? क्या क्या बोलेंगे? तो उसे कहेंगे अस्टेनोथर्मल, अर्थात तनुतापी। अस्टेनोथर्मल का मतलब, कोई दिक्कत यहां तक? जैसे तनुतापी जीव का कुछ नाम बोला है, सील। यह एक स्तनधारी जीव है भी, ये देखिए, क्या सील दिख रहा है? ये सील है। यह एक स्तनधारी जीव है जो किधर होगा? ध्रुव पर, क्योंकि तापमान कम होता है। समझ रहे बात को? इसका चमड़िया जो होता है ना, ऐसा मोटा होता है, इतना मोटा मोटा इसका चमड़िया होता है, पूरा वसा का बना होता है। बाहर से भले कतनो ठंडा हवा लगेगा, लेकिन इसके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, इसके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो अर्थात हम कहेंगे कि सील एक ऐसा जीव है बाबू जो क्या है? स्तनधारी है। स्तन पाया जाएगा, बच्चों को दूध पिलाएगा, और कहां पाया जाएगा? ध्रुव पर, लेकिन कम तापमान में रहेगा, इसलिए ऐसे जीव को क्या कहेंगे? अस्टेनोथर्मल, मतलब तनुतापी। और पोलर भालू, पोलर बियर की यदि बात करें तो पोलर भालू बहुत ठंडे क्षेत्र में ही रह सकता है। कुछ भालू जो है अधिक ठंडे क्षेत्र में ही रह सकता है। कंप्लीट यहां तक। कुछ गहरे समुद्र वाले जीव केवल निश्चित तापमान पर ही रहते हैं, एकदम गहरे, एकदम अंदर में एकदम जाइएगा, तापमान एकदम कम रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वहां पर भी कुछ जम जीव रहते हैं। समझ रहा बातों को? तो ये बातें हो गया कंप्लीट। सबसे पहले गाल पर हाथ हटा, तो पहले राम भजन सुन। आओ जरा, तो एक तो खत्म हो गया, एक अबायोटिक फैक्टर खत्म हो गया। कौन खत्म हुआ? तापमान। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? जल। आओ जरा, तो कहेगा जल एक अबायोटिक फैक्टर है, इसके बारे में कुछ अपने विचार को प्रकट करें। तो भाई साहब इसके विचार को प्रकट कीजिए। तापमान के विचार को प्रकट किए कि बिचुआ में जाएंगे तो लहरेगा, साइड जाएंगे तो सहकेगा। समझ रहा बात को? अब इसके बारे में भी कुछ बताइए, जल के बारे में। तो बाबू यह पृथ्वी पर का सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले अबायोटिक फैक्टर हैं। है कि नहीं है? कितना परसेंट? 70% पानी पाए जाते हैं। फिर भी भाई साहब हम लोग पानी के लिए तरसते हैं, क्योंकि हम लोग के पास टेक्नोलॉजी उस प्रकार के यूज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहे हैं। और कर रहे हैं, सऊदीया उदिया वाले जगह पर कर रहे हैं इसका उपयोग। समुद्री पानी को बढ़िया से मीठी पानी में बदलने के लिए बहुत बड़ी लगाई गई है पावर प्लांट। लेकिन भाई साहब कतनो बड़ा तुम पावर प्लांट लगाओगे, इतना ज्यादा लवणीय, इतना ज्यादा उसके अंदर नमकीन होवे करता है, सॉल्टनिटी होवे करता है, कि बड़ा बड़ा पावर प्लांट तुमने लगाया और ओकरा में जैसी पानी पास करेगा तो 10 दिन 15 दिन में चाहे टाटा का लोहा हो चाहे केरो लोहा हो गला देगा। समझ रहा है बात को? यही एगो सबसे बड़ा दिक्कत बन पा रहा है। करना कोई बड़ी बात नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी है कि समुद्री पानी को मीठी में बदल के हम पी सकते हैं, कहियो पानी के लिए नहीं मरेंगे। लेकिन दिक्कत यह है ना कि कोई धातु ही ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि जो धातु का उपयोग लंबे समय तक किया जा सके। लगातार करते हैं, पानी इतना खराब है, इतना खारा पानी है कि वो पानी उसको गला देता है।
कोई काम ही लायक नहीं रहता है। समझ रहा है बात को? करेंगे भविष्य में तो कुछ टेक्नो प्लास्टिक लगा करवे करेंगे, भविष्य में तो भाई साहब होबे करेगा, अभी रहे तो आओ जरा। अब बताओ, ये जल ऐसे हैं जिस पर उत्पादक तो निर्भर रहवे करते हैं, क्या उपभोक्ता नहीं रहते हैं? उपभोक्ता भी रहते हैं, लेकिन यहां पर हम केवल उत्पादक लिखें, आगे आएगा। अब एक बात बताइएगा बाबू, इस पृथ्वी पर दो प्रकार के पौधे हैं। अब बताओ, एक पौधा जिसको पानी कम मिल रहा है और एक पौधा जिसको पानी अत्यधिक मिल रहा है, दोनों के दोनों लक्षण अलग होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? जैसे कि हम आपको यहां पर एक वर्ड लिखे हैं, मरुस्थलीय पादप, जैसे कि कुछ है नागफनी, कैक्टस, ये सब देखे हैं, नागफनी, कैक्टस, ये सब पौधे हैं। ये सब पौधे जनरली मरुस्थलीय एरिया में उगते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मरुस्थलीय इलाका में उगने वाला जो पादप है उसको तो पानी की कमी होगा। थार रेगिस्तान राजस्थान का डिजर्ट एरिया है, आप सऊदीया में चले जाइए तो पूरा थार रेगिस्तान है आपको देखने को मिलता है। तो वहां पर ना तो आपको पानी मिलेगी, अगर कोई इंसान बीचे में ले जाके अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह इंसान पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगा, उसको पानी कोसों दूर तक नहीं मिलेगा, कई कई किलोमीटर तक उसको पानी नहीं मिलेगा। समझ रहा है बात को? वैसे वैसे डिजर्ट एरिया है, और वैसे जगह पर यदि प्लांट उग रहे हैं तो वह प्लांट उस वातावरण के अनुसार ढलना चाहिए कि नहीं ढलना चाहिए। अब कैसे ढलेगा सर, समझिएगा। पौधे में एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ों की माध्यम से जल को अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके पत्तियों की माध्यम से केवल जितना पानी को अवशोषित करेगा, केवल 1% पानी को इस्तेमाल करता है, और 99% पानी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है वातावरण में। समझ रहा है बात को? यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। मतलब वाष्पोत्सर्जन का मतलब हुआ अपने शरीर जो पानी आया लेकर, वो सारे पानी को पत्तियों की छिद्र की मदद से, वाष्प की मदद से क्या कर दिया, वातावरण को दे दिया, और उसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में क्या बोलिएगा? ट्रांसपायरेशन। अरे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब समझिएगा बाबू। अब वैसे पौधों के जो मरुस्थलीय इलाका में है, बेचारा को एक तो पानी नहीं मिल रहा है और वाष्पोत्सर्जन कर देगा पत्तियों की मदद से, तोरा पास धन संपत्ति आइए नहीं रहा है, अब पूरा धने खाली कर देगा तो लंगे ना हो जाओगे जी। समझ रहे बात को? पानी उसको आइए नहीं रहा है, अब भाई साहब वाष्पोत्सर्जन करने की कोशिश करेगा तो पौधा सूख जाएगा। तो ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं, वह पौधे अपने पत्तियों को सिकुड़ा कर कांटे का आकार दे देते हैं। समझ रहा है ना? ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो, उसके अंदर जो भी जल आए वह जल क्या हो जाए, रहे उसी के अंदर, बाहर ना जाए। लेकिन अगर जनरली यानी कि पौधा की बात करें, दम भर जड़ से पानी मिल रहा है, दम 50 फीट 10 से 15 फीट पर हमारा नमी आ जाता है, आता है कि नहीं आता? 10 फीट छोड़ो ना जी, 3 फीट खोदिए, पानी नहीं मिल रहा है लेकिन नमी तो मिल रहा है, उसी में तो पानी है। तो पौधा को नमी चाहिए, पानी थोड़ी चाहिए, उसी से पानी खींच लेगा, वो मिट्टी को अलग करके पानी खींचते रहता है। 3 फीट के अंदर, 3 फीट भी छोड़ो भाई साहब, 1 फीट ऐसे करके अंगुरियों से लिलिवा दो ना, अंगुरियों से लिलिवा देगा तो भाई साहब गिला आ जाता है। समझ रहा है? तो उसको कौन जरूरी है कि काटा कर देगा पत्ती को, तो और मुंह में ऐसे करके फाड़ देगा, लेबो जितना उतना देबो। समझ रहा है बात को? मुंह और चिरले रहेगा। समझ रहा है बात को? तो समझ गए होंगे आप क्या हम कहने वाले हैं। मरुस्थलीय पादप को पानी का क्या होता है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन क्या करना होता है, जिसकी वजह से पत्तियों को कौची रूप में बदलता है, कांटों में बदलते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण अब कौची से होगा, तना से होगा। अब पत्ती रहवे नहीं किया तो प्रकाश संश्लेषण किससे होगा, तना से होगा। और जब जो भी पौधा प्रकाश संश्लेषण अगर तना से करता है तो उसे क्या कहते हैं, पर्णभ स्तंभ। क्या बोलेंगे? पर्णभ स्तंभ को कहते हैं फाइलोक्लाइडस। फाइलोक्लाइडस का मतलब पर्णभ स्तंभ, मतलब पर्ण का स्थान कौन ले लिया, स्तंभ, तना ले लिया। समझ रहा है? तो वैसे पौधे को क्या कहेंगे, पर्णभ स्तंभ। क्या बोलेंगे जी, पर्णभ स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्णभ स्तंभ कहेंगे। क्या याद रहेंगी जल की बातें, जैसे नागफनी और क्या बताए थे, कैक्टस। ये आपके नागफनी हो गए और ये कौन सा प्लांट हो गए, कैक्टस। इस सब पौधे को यदि हम अपना इलाका में उगा देंगे तो ये पौधा और खुश हो जाएगा, वाह कितना पानी मिल रहा है, एकदम बाप रे बाप, गर्दा हमरा कके ले जाके उन्हें लाके ले जाके छोड़ दिया था रेगिस्तान में, देखो तो कितना तो हरहरा के पानी आ रहा है नीचे से, आएगा कि नहीं आएगा, इसको फील होंगे अच्छा वाला।
अब आओ जरा ये बातें बताइए दिए। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में 99% पानी पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में क्या होते हैं, वायुमंडल में फेंक दिए जाते हैं, और केवल 1% पानी का ही क्या हुआ जाता है, उपयोग। अब बता जंतुओं में बता जल का उपयोग होता है कि नहीं होता है। अब ये नहीं कहना पैखाना कर जाते हैं तो धोए में, ये सब नहीं, वो गलत चीज है। पानी का जल का इस्तेमाल हम लोग की यदि बात करें तो मेरे शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम इसी की मदद से होते हैं, बनते हैं। जूस बनता है जल की मदद से, ब्लड सर्कुलेशन होता है जल की मदद से, एक्सक्रिएशन होता है जल की मदद से। अगर इंसान के शरीर में जल ना हो तो इतना सारा दिक्कत होवे करेगा, और कॉन्स्टिपिकेशन हो जाएगा जी, कब्ज हो जाएगा, पैखाना नहीं निकलेगा, वो पत्थर बन जाएगा। अब रकौची निकालिएगा, हुरकुच तो निकाल नहीं सकते हैं ना, ये सिस्टम तो हमारे पास अभी आया नहीं है, समझ रहा है। तो भाई साहब जंतुओं में भी जल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जैसे कि जूस एंजाइम एक्सक्रिएशन को निकालने में। कंप्लीट। अब आओ जरा, जल के गुण कौची पर निर्भर करेगा, उसके कैसा केमिकल्स उसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, उसके सॉल्ट पर निर्भर करेगा, उसके पीएच पर। तीनों बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये वाला। जल के गुण किस किस चीज पर निर्भर करेंगे, किस पर निर्भर करेंगे, दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में क्या निर्भर करेंगे इस पर। अब आओ बाबू, अब लवणता के आधार पर, मतलब सॉल्टनिटी के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, लवणता के आधार पर जल कई प्रकार के, सॉल्टनिटी के आधार पर, पानी में जो लवण होता है ना, सॉल्टनिटी के आधार पर पानी कई प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला अंडरग्राउंड वाटर, पहला, दूसरा सी वाटर, और एक क्या बोलेंगे, हाइपरसलीन वाटर, हाइपरसलीन वाटर। पहला 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 दूसरा, तीसरा। अंडरग्राउंड वाटर वैसे वाटर जो पृथ्वी के अंदर है, जिसे खोद कर हम निकालते हैं, और उसमें 5% लवण की मात्रा होती है, जिसे हम क्या करते हैं, पीते हैं। कंप्लीट यहां तक। आओ जरा, मीठी से बेटा मार दो ऐसा घिस से बार। आओ जरा, सी वाटर की यदि बात करें तो सी वाटर में बताओ कितना लवणता होगा, 30 से 35%, 30 से 35%। अब नाम ही है बाबू हाइपर सैलीन, हाइपर का मतलब ज्यादा, ज्यादा सैलीन का मतलब लवणता। तो बताओ हाइपर सैलीन वाटर में कितना परसेंट लवणीय होगा, 100%। इसको तो एकदम पी क्या भाई साहब, इसको चाट तक नहीं सकते हम। समझ रहे बात को, इतना खतरनाक होगा कि, समझ रहे बातों को। तो वाटर कितने, लवण के आधार पर जल कई प्रकार के, लवण के आधार जल कई प्रकार के। पहला बोलिए, दूसरा भी बोल दीजिए, तो तीसरा भी बोल दीजिए। अंडरग्राउंड वाटर में बताओ कितना परसेंट, और तीसरा। अब बताओ जो भी पौधे मरुस्थलीय होंगे, डिजर्ट वाले, डिजर्ट प्लांट्स होंगे, उस प्लांट्स को बताओ कैसा होना चाहिए, ट्रांसपायरेशन करना चाहिए कि नहीं। नहीं करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पत्तियों को कैसे में बदलना होगा, कांटा में बदलना होगा। उदाहरण के लिए क्या बोलोगे, नागफनी और कैक्टस। और लड़कियों की एक जाति मोकांधारा, लड़कियों की एक जाति है मोकांधारा। मोकांधारा नहीं जानते हो, वो खतरनाक औरत जो 24 घंटा में एक अपने नागिन रूप में आती है, तो उसे कहते हैं मोकांधारा। मोकांधारा आती है, तुम नहीं आओगी, तुम देखने में ठीक ठाक, पूरा फेस को ऐसे तुम काहे कर दिए हो, ये अगला आदमी देख के उदास हो जाए, है क्या बात है। ये सब लड़कियों का एक पहचान है। रखना है तो नाक में छेदवाए हैं तो सब दिन ढूके ले रहिए, समझ रहा है ना। और यदि नहीं लाए हैं, यदि नहीं हमको पहनना है तो छेदवे मत कीजिए। शुरू में आप अगर सुंदरता दे देते हैं, नाक में बाली या नथनी डालकर, 1 महीना आप, मेरा आंखों में वो बस गया कि फलना नथनी पहनता है, फलना ऐसे, आंख सेट हो गया। अब अचानक से बाबू तो उसमें परिवर्तन ला दोगे, हटा दोगे, तो मसोमात्रियन लगता है देखे में, समझ रहा है, मजाक हम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी काम करना चाहिए रेगुलर रखें। अब हम सब दिन ऐसे शर्ट पैंट पहन के आ रहे हैं, एक दिन खोल के चलाएं तो अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा, सही लगेगा कि नहीं लगेगा, तुम हमको इतना ही बता दो, समझ गए। अब बच्ची समझ गई होगी हम क्या बोलने वाले हैं। आओ जरा अब चलो अगली बातें करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वैसा जलीय जीव जो मीठे पानी से लेकर खारे पानी तक लवणता के व्यापक सीमा को क्या कर सके, झेल सके। वैसा जीव जो मीठी पानी में भी, अंडरग्राउंड वाटर में भी रह सके, और भाई साहब व्यापक सीमा तक झेल सके लवणीय मात्रा को।
अरे जैसे था ना, कम तापमान को झेले और हाई तक भी झेल सके, तो वैसे जीव को क्या बोले थे? यूरिथर्मल। और जो केवल कम तापमान को झेल सके, स्टेनोथर्मल। उसी प्रकार से यहां भी है, जो मीठे जल से लेकर अत्याधिक व्यापक का मतलब होता है ज्यादा सीमा तक लवणता की मात्रा अगर जल का हो फिर भी जीवित रहे, तो वैसे जीव को क्या कहेंगे? पृथुता लवणी, मतलब यूरी हैलीन। वहां पर क्या था? यूरी थर्मल। यहां पर क्या है? यूरी हैलीन। वहां पर यूरी थर्मल। पृथुता जापी, यहां पर हो जाएगा पृथुता लवणी। पृथुता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पृथु लवणी बोलिए या पृथुता लवणी, बात एक ही चीज है। पृथुता लवणी ये बोलिए या पृथु लवणी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूरिहेलिन। कोई दिक्कत? कम तापमान से लेकर हाई तापमान को जो झेल ले उसे क्या बोलेंगे? उस जीव को केवल कम तापमान को झेले, स्टेनोथर्मल। मीठे जल से लेकर हाइयर अपर तक सॉल्टिनिटी मात्रा को झेलने वाला जीव, यूरिहेलिन। मतलब क्या हो जाएगा? पृथुता लवणी। क्या हो जाएगा? पृथुता लवणी हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे कि उदाहरण में आप कह सकते हैं सैल्मन, ये जीव है, समझ रहे हो बात को? सैल्मन। ईल भी एक जीव है बाबू, फ्लॉन्डर। ईल, फ्लॉन्डर, सैल्मन, ये सारे के सारे ऐसे जीव हैं जो मीठे जल में भी रह सकते हैं और अपर तक सॉल्टिनिटी की मात्रा जल में ये रह सकते हैं। तो कौन कौन? सैल्मन, ईल और क्या बोलिएगा? फाउंडर। सैल्मर, ईल और फाउंडर। सैल्मर, ईल और फाउंडर। समझ रहा है बात को? हालांकि हम जानते हैं कि ये वाला ऑप्शन आपको लोग को याद रहने वाला नहीं है, समझ रहा है ना? तो 70 ऑब्जेक्टिव है बाबू, 35 को के तो छुए करना है। समझ रहा है बात को? ज्यादा होशियार नहीं बनाना है। जो बताएंगे अंतिम में तरीका बताएंगे आपको, समझ रहा है ना? बिना पढ़ले भी कैसे पास हो वो भी बताएंगे। अब आओ जरा, पहला कुखरा ने और तोड़ नकवा धसा देबो, समझ नहीं? आओ जरा, अब एक वर्ड समझिएगा, ये सी ऑर्चिन। ध्यान देंगे बाबू, सी ऑर्चिन की यदि बात करें, ये सब सारे जीव हैं बाबू। सी ऑर्चिन की यदि बात करें तो सी ऑर्चिन एक वैसा जीव है जो कम लवणता दाब को क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं। तो बाबू ये एक ऐसा जीव होगा जो ज्यादा दाब को झेल नहीं सकता है। तो यहां पर ये गलती लिखा गया है, समझ रहा है ना? तो सी ऑर्चिन एक ऐसा जीव होगा जो जीव ज्यादा कम लवणता को झेलेगा, जल का ज्यादा लवणता को नहीं झेलेगा। तो बाबू इसे तुम क्या कहोगे? एस्टिनोहेलिन। क्या बोलेंगे? अरे तनु लवणी कहेंगे। वहां पर तनुतापी था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तनु लवणी। तनु लवणी जो कम लवण की मात्रा को झेलता है उसे क्या कहेंगे? तनु लवणी। स्टेनोहेलिन ज्यादा को झेले तो, ज्यादा झेले तो यूरिहेलिन। ज्यादा तापमान झेले तो, 4 वर्ड फिर से बोल रहे हैं, कम से लेकर ज्यादा तापमान तक झेल ले, केवल कम तापमान झेले, मीठे जल से लेकर अपर एकदम हाइयर तक सॉल्टिनिटी मात्रा को झेले, वो जीव यूरिहेलिन। और केवल नॉर्मल में झेले तो उसे क्या कहेंगे? स्टेनोहेलिन। क्या बोलेंगे? जैसे कि स्टेनोहेलिन का उदाहरण अगर आप जानेंगे भाई साहब, गोल्ड फिश आएंगे इसके अंतर्गत। कौन आएंगे? गोल्ड फिश। ये सब मछलियों को आप देखे हैं? नहीं देखे हैं? ये सब मछलियों को जो हम एक्वेरियम में रखते हैं जी, कांच के बना के घेर के रखते हैं, तो वो सब क्या है? कम लवणता नहीं रह रहा है, समुद्री पानी ला के देते हैं, अपना मीठा पानी डालते और हमें मस्त तरीके से छपक्का मारते रहता है। तो ये सब जीव कैसा है? क्या है? स्टेनोहेलिन। क्या है? स्टेनोहेलिन। जो भी आप एक्वेरियम में यूज करते हैं सब स्टेनोहेलिन है बाबू। बहुत सारी मछलियों की जाति है जी, समझ रहा है? एक दो जाति है, शार्क की भी कुछ प्रजाति वैसा है। मछलियों की अधिकांशता जो जीव होता है ना, जितना भी मछलियों की जाति है, अधिकांशता मीठे पानी में ही रहता है। उतना क्या ही जानना। अब आओ, हर एक का बातें में 4-5 बात जानना है, ज्यादा नहीं। तो 2 अबायोटिक फैक्टर को हमने क्या किया? समाप्त। 2 अबायोटिक फैक्टर और पढ़ते हैं। अब क्या है जी? लाइट। क्या है? लाइट, प्रकाश। ई वाला प्रकाश नहीं, कौन प्रकाश? सूर्य वाला। अब आइए जरा, अब हमें बताइएगा ऊ वाला। हाँ, तो आइए जरा बताइएगा, प्रकाश भाई साहब, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या माना गया है? सूर्य। अरे माना गया है ना? प्रकाश मुख्य रूप से कहां से आते हैं? सन से ही आते हैं, सूर्य से ही आते हैं। जिसका मुख्य रूप से उपयोग कौन करते हैं? पेड़ पौधा। उसके कौची करने के लिए? प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग भी हल्का फल्का क्या कर लेते हैं यूज, समझ रहा है ना? और पेड़ पौधा पुष्पन के समय में भी इसका उपयोग करता है, हम लोग भी कभी उपयोग करते हैं। अगर बढ़िया से हम लोग को यदि नहीं मिल पाया तापमान शरीर को, तो हम लोग को रिकेट्स हो सकता है, विटामिन डी की कमी से बीमारी हो सकती है, हड्डियां सूख जाएगी, चिंगुर जाएगी, ऐसे करके ये लकड़ा बघारियन हो जाएगा। समझ रहा है बात को? अर्थात कह सकते हैं तापमान रहना बेहद जरूरी है। समझ रहा है ना? आओ 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 आओ, चलिए आइए अगली बातें।
हाँ, तो कुछ ऐसे पादप एवं जीव होते हैं जो प्रकाश की अवधि पर निर्भर रहकर पौधों में फूल आने, बीज बनने, पत्तियों को झड़ने या अन्य शारीरिक क्रियाओं में प्रकाश क्या करता है बाबू, मदद करता है। मतलब प्रकाश के बिना पौधे का क्या होता है भाई साहब, जीवन अधूरा होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जब तक प्रकाश नहीं आएगा, जब तक उसका पुष्प खिलेगा नहीं, जब तक प्रकाश नहीं आएगा, जब तक फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी नहीं, जब तक प्रकाश नहीं होगा, जब तक बीज बनेगा नहीं, जब तक प्रकाश नहीं आएगा, बीज से अंकुरन नहीं निकलेगा। ऐसे ऐसे हाल हैं प्रकाश के बिना। समझ रहा है बात को? तो प्रकाश जो होते हैं, कुछ ऐसे पादप एवं जीव भी हैं जो प्रकाश की अवधि पर निर्भर रहकर पौधों के में फूल आना, बीज बनना, पत्तियों को झड़ना, अन्य शारीरिक क्रियाओं को दर्शाता है। और जो प्रकाश की उपस्थिति में काम करता है उसे क्या बोलेंगे, दीप्ति कालिका। क्या बोलेंगे, दीप्ति कालिका। प्रकाश की उपस्थिति, ये सब याद रखना है, उसको तो बच्चा वाला चीज है। प्रकाश की उपस्थिति में जो अपने कार्यों को दर्शाता हो उसे क्या बोलिएगा, दीप्ति कालिका। क्या बोलिएगा, मतलब इंग्लिश में फोटो पेरियोडिज्म। क्या बोलेंगे, फोटो पेरियोडिज्म। फोटो फोटो पेरियोडिज्म, फोटो पेरियोडिज्म मतलब दीप्ति कालिका। फोटो पेरियोडिज्म का मतलब क्या होता है, दीप्ति कालिका। कंप्लीट यहां तक। अब आइए जरा हम अगली बातें करते हैं बाबू। दीप्ति कालिका, दीप्ति कालिका जो प्रकाश की अवधि को पाकर ही अपना काम क्रिया करे तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दीप्ति कलिका। क्या बोलेंगे, दीप्ति कलिका। और इंग्लिश में क्या बोलोगे, फोटो पेरियोडिज्म। फोटो, अरे कस के कुखोरे, फोटो पेरियोडिज्म का मतलब दीप्ति कलिका। फोटो पेरियोडिज्म का मतलब, फोटो पेरियोडिज्म का मतलब दीप्ति कलिका। बात समझ में आया क्या? चलिए, हमरा कितना गर्मी लग रहा है, समझ रहा है बात को, लेकिन पंखा चलाएंगे तो फिर आवाज नहीं जाएगा, समझ रही है। आओ जरा, अब आओ, अब हम दीप्ति कलिका के प्रकार जानते हैं। मतलब सबको प्रकाश अलग अलग चाहिए, तो इसीलिए दीप्ति कलिका के प्रकार भी जानिए। दीप्ति कलिका पादप को कह रहे हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपने कार्यों को दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं, दीप्ति कलिका। अरे वैसा पादप जो प्रकाश की उपस्थिति में अपने कार्यों को दर्शाता हो उसे क्या बोलिएगा, दीप्ति कलिका का मतलब फोटो पेरियोडिज्म। क्या बोलेंगे, फोटो पेरियोडिज्म। क्या बोलेंगे, फोटो पेरियोडिज्म। और भाई साहब दीप्ति कलिका भाई साहब 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, प्लांटे को ना बोल रहा है जी, अरे प्लांटे को ना दीप्ति कलिका बोल रहा है, जो प्रकाश की उपस्थिति में काम कर रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, दीप्ति कलिका। और दीप्ति कलिका मतलब प्लांट 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, और एक होता है डे नेचुरल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, नेचुरल डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, और क्या बोलिएगा, डे नेचुरल प्लांट्स। शॉर्ट में देखने को मिलेगा शॉर्ट डे प्लांट, एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट, उसके बाद डीएनपी मतलब डे नेचुरल प्लांट। अब सभी में अंतर क्या है सर, शॉर्ट डे प्लांट क्या है पहले समझिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलिएगा। तो एसडीपी की यदि बात करें तो वैसे पादप जो पुष्पन करने में प्रकाश का उपयोग क्या करे, कम उपयोग करता हो, तो वैसे प्लांट को क्या कहेंगे, प्रकाश का उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप हमें बताइएगा ये दीप्ति कली का पौधा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन दीप्ति कली का प्रकाश ज्यादा उपयोग कर रहा है, कम कर रहा है ना, तो इस पौधे को क्या कहेंगे, शॉर्ट डे प्लांट। जैसे कि धान का पौधा, ज्यादा प्रकाश से इसको मतलब नहीं है, समझ रहा है ना, कम तापमान में ये होते हैं, समझ रहा है ना, इसीलिए तो इसको हम बोते हैं कब, बरसात के महीनों में, इसीलिए ना करते हैं जी, तापमान का इसको कम जरूरत है। सोयाबीन की खेती, कपास की खेती, ये सारे के सारे यदि बात करें भाई साहब तो याद रखेंगे ये शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आएंगे। हैं तो सारे प्लांट दीप्ति कली का, जो भी पौधा है दीप्ति कली का है, समझ रहा है ना, लेकिन इसको तापमान कम चाहिए, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट आपको सोचना है। अगर कोई कह दे गेहूं बताओ किस प्रकार का प्लांट है, तो आपको खुद सोचना है बाबू कि ये कैसे दिनों में लगाया जाता है, कैसा तापमान चाहिए इसको, तो ये चीजों को आपको सोचकर करना है। कंप्लीट यहां तक। आओ जरा, वैसे पादप जो पुष्पन करने में प्रकाश का कम समय लेगा, शॉर्ट डे प्लांट होगा, और वैसा पादप जो पुष्पन करने में प्रकाश का समय क्या लेगा, लॉन्ग नाम ही है, तो लॉन्ग डे प्लांट प्रकाश का समय क्या लेगा, ज्यादा लेगा। जैसे कि गेहूं हो गया, अब गेहूं है तो गेहूं का भी एक जौ उस गेहूं से संबंधित है, उसके बाद पालक, ये सब की यदि बात करें तो प्रकाश क्या होते हैं, ज्यादा लेते हैं। अब आइए जरा अगली बातें। अब भाई साहब वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब आप समझिए गए होगे भाभी, न्यूट्रल का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब,
समझोगे ना। तो डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब क्या हो जाएगा, वैसा पादप जो पुष्पन करने में प्रकाश का उपयोग ही नहीं करता है, उपयोग ही नहीं करता है, उपयोग ही नहीं करता है। तो बताओ जो उपयोग ही नहीं कर रहा है तो न्यूट्रल है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट। क्या बोलेंगे, डे नेचुरल प्लांट। जैसे कि टमाटर, मक्का, सूर्यमुखी, इसको नहीं प्रकाश उरकाश से मतलब है, ज्यादा कुछ खास नहीं। हाँ इतना केवल है प्रकाश जिधर से आएगा उधर से सूर्यमुखी अपना मुंह कर देगा, समझ रहा है ना। पीछे से उगा तो घूम जाएगा, इन्हें इन्हें आएगा, इन्हें हो जाएगा, इन्हें आएगा, इन्हें हो जाएगा, बस यही काम इसका है, कंप्लीट। तो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे पौधे कौची पर आधारित हैं, प्रकाश पर। प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या करते हैं, पुष्पन करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही बीज अंकुरित होता है, प्रकाश की उपस्थिति में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ये सारी क्रियाएं होती है। और वैसे प्लांट जो प्रकाश की उपस्थिति में अपने कार्यों को कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, फोटोप्रियोडिज्म। फोटो हिंदी में क्या बोलोगे, दीप्ति कालिका, हिंदी में क्या बोलोगे, दीप्ति कलिका कहोगे। अब हमें ये बताओ दीप्ति कलिका कितने प्रकार के, तीन। पहला शॉर्ट डे प्लांट, दूसरा लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट कम समय लेगा, लॉन्ग डे प्लांट प्रकाश ज्यादा समय तक लेगा, उसके बाद न्यूट्रल प्रकाश ही नहीं लेगा पुष्पन में, तो वो क्या हो जाएगा भाई साहब, न्यूट्रल डे प्लांट होगा। समझ रहा है बातों को, समझ में आ गई। अब आओ, प्रकाश की मदद से जंतु के शरीर में भी काम करता है प्रकाश, जैसे कि विटामिन डी और एंजाइम के संश्लेषण में, नहीं करता है, पहले ही बता चुके, प्रकाश की उपस्थिति में ही हम लोगों के शरीर के अंदर विटामिन डी मिल पाते हैं। समझ रहा है बात को, विटामिन डी मिल पाते हैं, बहुत सारे एंजाइम, प्रकाश जब आता है तो मेरे शरीर के अंदर क्या होते हैं जी, बनते हैं। बातें समझ में आई है क्या, कोई दिक्कत है यहां तक। अब आओ जरा अगली बातें बाबू, मतलब जीव जंतु भी करते हैं सर। कुछ ऐसे जंतु हैं जो प्रकाश का प्रयोग में लेकर भोजन का उपयोग करते हैं। प्रकाश मिलेगा तो खाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएगा। कतनो रात के भूख लगल है लेकिन जब तक प्रकाश नहीं उगेगा ना तो खेबे नहीं करेगा। ऐसे जीव हैं जैसे कि ऑलिव बैबून। ये ऑलिव बैबून की यदि बात करें, ये तो मिलता जुलता शकल है महिलाओं से। तो ये जीव ये ऑलिव ऑलिव बैबून की यदि बात करें आपके सामने, तो ऑलिव बैबून जो है बाबू, तो बताओ ऐसे जीव हैं जो जीव प्रकाश की उपस्थिति को लेकर अपने भोजन को करते हैं, प्रयोग करते हैं, अर्थात ऐसे जीव को क्या कहेंगे बाबू, फ्रोइजिनी जंतु कहते हैं। ऐसे जीव को, जंतु को क्या बोलेंगे, फ्रोइजिनी जंतु। तो याद रखेंगे बाबू, जो ये सब बातें को मेन है याद रखेंगे। हम इतना तोड़े हैं ना, इतना तोड़े हैं, ये सबसे ऑब्जेक्टिव ही बनेगा। सब्जेक्टिव का आप आशा नहीं करना, ऑब्जेक्टिव से बनेगा। बताइए, इतना नॉर्मल पूछ देगा, कम से कम कह देगा इनमें से यूरिथर्मल जीव कौन सा है। यूरिथर्मल से आप क्या समझते हैं, यूरिथर्मल जीव क्या है, तो यहाँ लिख देगा जो कम तापमान को झेले, कम पानी को झेले। अरे ऑप्शन मा दे रही है, तो जो सही रहेगा मारेगा ना जी, तो वही देगा। कुखे लगा है ना कुछ तुरते, तो हमारा अच्छा नहीं लगा, समझ रहे ना, हमारा गम के लगा कुखाई तो चलिए। तो ऑलिव बैबून। अच्छा एक हमको याद आ गया, भालू के, कौन भालू है उसका नाम, क्रियर बियर्स कौची है, नाम भूल गए। वो ऐसा भालू है ना कि बेटा वो एक बार खाता है और 6 महीना साल भर तक सुतल रहता है। और सूते के तरीका जानता है, वो पेड़वा में गोला लटक के अब पूरा पिछवाड़ा नीचे लटके ले रहेगा, पूछू ची और नीचे से आके कोई टोन देगा तो समझ रहा है, टोन देगा तो मार दिया फट से, तो समझ रहा है बात को। खा लिया पी लिया और खा पी के एकदम पूरा ऐसे लटक जाएगा ऐसे करके, और में लटक के सुतल रहेगा। बर्फो अगर पड़ रहा है तो मुंह पर बर्फ गिर रहा है, उड़ गिरा से कोई मतलब नहीं है, वो कोढ़िया भालू है, समझ रहा है। उसको कोढ़ी, लेजी लेजी बियर शायद उसका नाम है जी, देखो ना उसी से संबंधित होंगे। अरे आजकल तो क्रोमो खोले में अब डर लगे लगलो हारे सही बात बोलते हैं, ऐसा लुंडी सुथरी चीज दे देता है कि क्या ही बताएं। कल वो एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाए हैं एलईडी, तो वो तो यूट्यूब पे चल रहा था, और यूट्यूब के चलते
पैसा देगा जी, हमको तो पैसा नहीं ना देगा। आओ जरा, तो ऐसे होते हैं तो इसलिए डर लगता है सब करूँ मैं। तो वैसा अगर तुम लोग को भी देखने को मिले तो आप लोग वहां से स्किप कर देने का, वहां पर रिमोट रखल रहता है, स्किप कर देने का, या नहीं समझ में आए तो बंद कर देने का। समझ रहा है? ऐसा नहीं कि देखो एड्रे, ये गलत, ये गलत चीज है। समझ रहा है? आओ जरा, क्या बात बोल रहे थे जी? लेजी बियर ना, लेजी, आओ जरा, बियर सही लिखलियो ना हो। हाँ, देख बकचोन हर आदमी के। देखो ऐसा लगता है, देखे में देखो ना, ये कहीं होगा, ये बड़ी खतरनाक तरीके से रहता है। ये है हो, यही है। ये सुतल है, तुमको लग रहा है जागा हुआ, ये ऐसी करके सुतले रहता है। ये हमेशा इसका फोटो तुमको सुतले मिलवे करेगा ज्यादातर। देखो ना, ये देखो, ये सब ऐसा जीव है। बताओ तो, मानव भी आजकल का ऐसा ही हो गया है। अरे ये तो ऐसे ना सुतल रहता है जी, पता नहीं फोटो। वो सुतल लटक के सुत जाता है। ऐसा जीव हमने नहीं देखा। देखिए डाली पर यहाँ पर पड़ा लो, ऐसे करके नहीं दिखा रहा है, ज्यादा नीचे भी नहीं कर सकते। अगर ऐसे कैले हो ना, टांग उठेले, तो ये 6 महीना तक ऐसे उठेली भी राजी तो। ऐ- ऐसे जीव हैं ये, समझ रहा है? ऐसे ऐसे इस पृथ्वी पर जीव हैं। एगो हमनी, ये हमनी सूते हैं, बगल में, बगल में कोई फुसकवो करता है, पापा भी सोए, पापा अभी सोए हैं, 10 मिनट बात कर लीजिए ना। साला कान में तुरंत आवाज बाबू का चल जाता है कि अरे, तो समझ रहा है ना? तो भाई साहब, हम लोग के अंदर सेंसियर ऑर्गन कितना खतरनाक है, समझ रहा है? तो इसीलिए हम लोग के भूख भी ज्यादा लगता है। ये सब जीव क्या करते हैं ना, इस सबको रियलिटी क्यों है, ऐसा क्यों करता है, बनावटी है प्राकृतिक, ऐसा इसलिए इसको बनाया गया है क्योंकि इसको भोजन नहीं मिल पाते हैं। समझ रहा है बात को? अब बताइए, यदि काम करेगा, जागल रहेगा, इन्होंने कूद फान करते रहेगा, तो एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा तो इसको भोजन की तलाश होगी। अब भोजन की तलाश में भाई साहब क्या करेगा, छटपटा के मरिए ना जाएगा। इसीलिए खाता है भरपेट, आराम से सुतल रहता है, एनर्जी को स्टोर के लिए रहता है, कि एनर्जी खपते नहीं होगा, सुतल रहेंगे चुपचाप, इतना खाइए लेगा, ठूस कर सुत जाएगा। आइए जरा, तो अन्य के बाल बच्चा ऐसने होगा, अगला पूर्वज है, आवे वाला है। चलिए, क्या कंप्लीट हो गए ये बातें जी? अब आओ जरा, हाँ क्या बता रहे थे? तो ये सारी बातें हो गई कंप्लीट। तो ऐसे एनिमल को हम कैसा एनिमल बोलेंगे? जो प्रकाश के उपस्थिति में लेकर भोजन करेगा उसे क्या कहेंगे? फॉरिजन एनिमल कहते हैं। उदाहरण में क्या याद रखिएगा? ऑलिव बैबून, ऑलिव बैबून। और कुछ जीव तो ऐसे हैं जो यदि उसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रजनन नहीं करेगा। और हम लोग का क्या है भाई साहब, प्रकाश मिलेगा तो भाई साहब गड़बड़ है, हम लोग को भाई साहब प्रकाश नहीं चाहिए। और कुछ ऐसे जीव हैं कि बताओ कितना ये सब खेसरा प्रवृत्ति का जीव है, ये प्रकाशे में कांड करेगा। समझ रहा है ना? प्रकाश मिलेगा तबे ये मेल फीमेल मिलेगा, नहीं तो दूर रहता है। बताओ, इस सब को कौन श्रेणी में रखा जाए? बताओ, ये सब हम अभी बताते कौन श्रेणी में रखा जाए, लेकिन समझ रहा होगा। कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। और कुछ ऐसे जंतु भी हैं जो प्रकाश का प्रयोग में लेकर एक जगह से दूसरा जगह, ये तो चलो नॉर्मल चीज है, प्रकाश की उपस्थिति में एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, बहुत खूब बातें हैं। अब कुछ जीव ऐसे हैं बाबू जो दिन में प्रतिक्रिया दिखाते हैं, दिन में उछल कूद करते हैं, कांड करते हैं। और कुछ जो होते हैं भाई साहब रात में करते हैं। तो जो दिन में कांड करेगा उसे दिनचर, और जो रात में कांड करेगा उसे निशाचर। जो दिन में कांड करेगा उसे, कांड का मतलब वह सब नहीं होता है, कांड का मतलब ये हुआ खाना पीना घूमना एने ओने, समझ रहा है? उसे कहते हैं दिनचर। तो हम लोग क्या हो गए? दिनचर हो गए। क्या हो गए? दिनचर हो गए। तो अब तो भाई साहब हम लोग निशाचर से कम हो गए हैं जी, रातों में भी आहते पकड़ते रहते हैं कि भैया के रूम से क्या आवाज आ रहा है। तो हम लोग भी निशाचर से कम आज के समय में नहीं हो गए हैं, हम लोग भी गंदा हो गए हैं आजकल में। आओ जरा, तो निशाचर की यदि बात करें तो निशाचर को इंग्लिश में क्या बोलिएगा? नॉक्चुरल एनिमल्स। क्या बोलेंगे? नॉक्चुरल्स एनिमल्स कहते हैं। और दिनचर को क्या कहते हैं भाई साहब? ड्यूरल एनिमल्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? ड्यूरल एनिमल्स कहेंगे। तो भाई साहब वैसा जीव जो दिन में अपना क्रियाविधि दर्शाता है उसे दिनचर, रात में दर्शाएगा उसे, जैसे कि उल्लू रात में ही दर्शाता है, चमगादड़ कोरकोय ये सब होते हैं। उल्लू चमगादड़ कोरकोय कौआ जैसा होता है जी, कोरकोय। समझ रहा है? अगर बात करें दिनचर का तो भाई साहब दिनचर तो भाई साहब सब है, ये समझ रहा है ना? अब एकाव गौसन रहता है, बात इंसान मानव दिन रातचर रहता है तो एक अलग चीज है, लेकिन सब के सब भाई साहब क्या है? दिनचर है। कंप्लीट यहाँ तक? चलिएगा। और हम लोग भी देखो, अ, निशाचर जीव के लिए बहुत अच्छा है, उसको भोजन बहुत अच्छा से मिलता है, वो भूख के लिए कभी नहीं मर सकता है। आप कहोगे ऐसा क्यों?
जैसे उल्लू है, तो रात के सारा जीव एने ओने निकलता है, जहां जहां भटक उटक गया तो एक जगह उल्लू जाके खड़ा हो जाएगा आराम से। उल्लू की आंख जो होती है ना, उसके अंदर रॉड सेल, कौन सेल, ये सब के बारे में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। आंख के बारे में पढ़ाए थे, आंख के बारे में पढ़ाए थे, रॉड सेल कौन सेल के बारे में 3 प्रकार के ये सब बताए थे। तो वही सब होते हैं, कुछ बातें उतना हम नहीं कहेंगे। तो रात में इसको अच्छा से विजिबल होते हैं। और ये भी जान जाइए कि सारे जीवों को वस्तुएं एक समान दिखाई नहीं देता है। कोई वस्तु कोई जीव ऐसा है जो जीव को अगर देखता है ना तो रेक्टेंगल दिखता है। कोई जीव ऐसे हैं हम देख रहे हैं तो लाल बिरंगा हरंगा बरंगा है। कुछ जीव ऐसा है कि अगर देखेगा ना तुम लोग को तो सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, काला उजला दिखेगा। उसकी नजरों से देखोगे तब देखोगे, समझ रहा ना। तो बहुत ऐसे जीव हैं, आप नहीं सोचिएगा कि हम देखते हैं तो ये लाल है, लाल है तो अगलो जीव को उसे दिखता होगा, नहीं, उसको अलग रंग के दिखता है। हमारा सबके आंख अलग अलग रहस्यमय तरीके से हैं। और उल्लू का हम निशाचर अगर है बाबू तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे चूहा हुआ निकला रात में, बेटा उड़ा तो आंख पूरा कामे कर रहा है, वो भटक जाएगा रास्ता, अपना बिल भुला जाएगा, लेकिन भुलाएगा गट से पकड़ लेगा। तो इसको भोजन के लिए कभी मरता नहीं है उल्लू। कोई चाहे आपका ये भोजन के लिए आपका नहीं मर सकता है। कौन जी? चमगादड़। चलिए अगली बातें। अब आओ, आज जैसी सवेरे होने लगेगा, जैसी देखा कि जैसी उजला उजला होने लगा, तो उजला होने से पहले उल्लू अपने जगह पर चल जाएगा। अब भूला भटका गया, मान से अलग हो गया तो एक अलग चीज है, लेकिन जैसी मौसम लगने लगा कि उजला जैसा अब होने लगा, तो अब मेरे बस की बात नहीं है, वो अपने जगह पर जाके बढ़िया से बैठ जाता है। अब दिन भर सुतल रहेगा, रात को फिर कांड करेगा। आओ अब लास्ट हम पढ़ने वाले हैं। कौन जी लास्ट पढ़ने वाले हैं? चलिएगा। सोयल का मतलब क्या होता है? मिट्टी। सबसे पहली बातें तो यही याद रखिएगा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी के प्रकार भी होते हैं, वो सब ज्योग्राफी में पढ़ना है। 4 प्रकार की मिट्टियां होती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, गोरी मिट्टी, सब लुनी सूत्री सब अंदर पढ़ना है। आइए जरा, तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, या फिर इसे कहते हैं इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी कहिए या क्या कहिए? इडेफोलॉजी कहिए। तो भाई साहब अब बताओ जरा अगली बातें। मिट्टी का जो गुण होगा, ये भाई साहब मृदा, सभी मृदा का गुण और प्रवृत्ति क्या होते हैं? अलग अलग। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सब जो भी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सब जो मिट्टी होती है सभी का आप बताइएगा प्रवृत्ति गुण अलग होता है कि नहीं होता है? सभी का अलग अलग होता है। कुछ ऐसे मिट्टी होती है जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, जरा गांव में हम लोग केवाल मिट्टी कहते हैं शायद। केवाल मिट्टी में धान की फसलें, गेहूं की फसलें तगड़ा होती है, मसूर दलहन फसलें ज्यादा होती है हमारा। उसमें आलूआ रोपेगा, होगा? नहीं होगा। आलू के लिए बलुअन फसलें, बलुअन मिट्टी चाहिए, समझ रहा? वहां पर रोपेगा तो आलू बड़े बड़े होते हैं, अरे होते हैं। तो ये सब चीजें हैं बाबू। हाँ, तो ये तो नॉर्मल चीज है। सभी मृदा के गुण और प्रवृत्ति क्या होते हैं बाबू? अलग अलग होते हैं। अब आओ जरा अगली बात। अब जब गुण अलग अलग है बाबू, तो मृदा के जल धारण क्षमता, मतलब जल अवशोषण की कैपेसिटी भी अलग अलग होगी। कोई बलुआही मिट्टी है तो अवशोषण ज्यादा करेगा, केवाल मिट्टी है तो अवशोषण क्या करेगा? कम करेगा। जैसा मिट्टी रहेगा वैसा जल का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। वही बात लिखा हुआ है, मृदा का जल धारण क्षमता, मृदा के संगठन। मृदा के संगठन, मृदा कैसे बना है? संगठक, उसके कणों के आकार छोटे छोटे कण से बने हैं कि बड़े कण से बने हैं, और उसके कौची पर निर्भर करेंगे? पीएच। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मृदा की यदि बात करें तो आप बताइए, मृदा के जल धारण क्षमता मृदा के कौची पर निर्भर करेगा? संगठक पर। दूसरा कौची पर? और तीसरा कौची पर? क्या याद रहेंगे आप लोगों को ये बातें? एक सेकेंड। चलिए तो ध्यान देंगे। हाँ, हाँ तो ध्यान देंगे बच्चे। तो आप हमें बताइएगा, ये सारी कहानी कंप्लीट हो गई। अब आओ जरा अगली बातें अगर हम आपके सामने बोलें, तो मृदा की जो भी जल धारण क्षमता होगी, ऑब्जॉर्वेशन पावर होगा, वो उसके कौची पर निर्भर करेगा? मृदा के संगठन पर। मृदा के
संगठक पर और कणों के आकार और पीएच पर करेंगे। अब सर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है तब नॉर्मल से बताएंगे। ज्योग्राफी की यहाँ बात नहीं ज्यादा होगी, यह चैप्टर ज्योग्राफी से हल्का सा रिलेट करता है। अब यहाँ पर हम मिट्टी का निर्माण पूरा प्रोसेस नहीं बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हम बताते हैं बाबू कैसे निर्माण होता है, जानिएगा। जब तेज वर्षा, पहाड़ों से मिट्टी बनता है, जो चट्टाने हैं उसी से मिट्टी बनता है। तो जब तेज वर्षा तेज तापमान के साथ साथ क्या चलती है, अब बताइए, तेज तापमान जब आए पड़ेगा चट्टानों पर तो वह चट्टान पपड़ेगा, स्ट्रेस होंगे, उसके सेल क्या होंगे, उसके सेल थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अरे करेंगे। पानी पड़ेगा, चटाक चटाक जब पर पानी मारेगा तो भाई साहब क्या होंगे, उसका डेप्लीकेशन होगा, गिरेगा। हवा चलेगा तो उड़ियाएगा, अरे उड़ियाएगा। तो भाई साहब ऐसी करते करते वो पहाड़ों से क्या होगी, मिट्टियां ढल ढल कर नीचे की ओर आते जाएगी, मिट्टियां का निर्माण होते जाएगी। समझ रहा है बात को? तो याद रखिएगा, जब तेज वर्षा तेज तापमान के साथ साथ क्या चलती है, तेज हवा चलती है, तब चट्टान का क्या होता है, डेप्लीकेशन होता है। डेप्लीकेशन का मतलब अवक्षय होता है। तो अवक्षय होने लगते हैं, जिससे कौची बनता है, पहाड़ है, तापमान कस के पड़ा, चनका दिया इसको, हवा चला फुरफुरा के तैरने से निकला, हवा उड़ाया हल्का सा, पानी आया तो जो बच गया सब के ससारले ससारले चल गया, जो टूटा टूटा कंद था, तो वो कौची का निर्माण कर दिया, मिट्टी का। किसका निर्माण कर दिया, मिट्टी का। क्या बातें समझ में आ गई आप सबों को? क्या ऊपर बढ़ दिया जाए? चलिए ये बातें हो गई बाबू कंप्लीट। अब 2-3 वर्ड केवल और हम बताएंगे, अब एक छोटा सा वर्ड केवल बताएंगे, बस हो जाएगा आज की कहानी आपकी कंप्लीट बाबू, मृदा का निर्माण। अब देखो एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं, अजैविक कारक कौन कौन है बता दिए आपको, सब पढ़ भी लिए हैं, अब हो गए खत्म। तापमान भी पढ़ लिए हैं, मिट्टी भी पढ़नी है, प्रकाश भी पढ़नी है, जल भी पढ़नी है। अरे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अच्छा, ये सब के प्रति जीवों की कुछ क्रियाएं हैं कि नहीं है, तो उसी को क्या कहते हैं, अजैविक कारकों के प्रति जीवों की अनुक्रियाएं। अरे जो भी तापमान है, मिट्टी है, प्रकाश है, जल है, ये सभी के प्रति जीव अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है जी, नहीं दिखा रहा है। ठंडा आ रहा है तो मेरा शरीर ठंडा के जैसा, गर्मी आ रहा है तो गर्मी के जैसा, तो इसके प्रति मेरा शरीर प्रतिक्रिया दिखा रहा है। तो भाई साहब इसी को क्या कहते हैं, अजैविक कारक के प्रति जीवों की अनुक्रियाएं। देख लीजिए, अजैविक कारकों के प्रति जीव तथा पौधे के प्रतिक्रिया जो दर्शाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, अजैविक कारकों के प्रति जीवों की अनुक्रिया। जैसे कि हम आपको कुछ उदाहरण यहां पर देकर समझाने वाले, हम नहीं, एनसीईआरटी जो उदाहरण है बिल्कुल मिला लेना, एक एक लाइन है। पहला उदाहरण, पहला कैसे अनुक्रिया दर्शाता है देखिएगा, जैसे में ध्रुवीय, हम पहले दिमाग में घुसा के चलिए, अजैविक कारक जो भी हैं कौन कौन, तापमान, जल, मिट्टी और क्या, सॉल्ट, मिट्टी वही हो गया जी, क्या क्या बोले, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, अरे हुआ कि नहीं हुआ, 4 हैं। अब इसी चारों से, इसे चारों को लेकर जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने क्या दर्शाएंगे, प्रतिक्रिया। तो उसी को कहते हैं अजैविक कारकों के प्रति जीवों की प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं, जीवों की प्रतिक्रिया। अब आइए उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण, जैसे हम दे रहे हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में वातावरणीय तापमान क्या होते हैं बाबू, पहले ही बता चुके हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, अरे कम नहीं होता है हो, ध्रुवीय क्षेत्र में सर तापमान क्या होते हैं, निम्न होते हैं, कम होते हैं, इसलिए जीवों का तापमान भी क्या होता है, कम। तो बताओ अजैविक कारक जो तापमान है उस क्षेत्र में क्या है, ध्रुवीय की तरफ निम्न है, तो भाई साहब जीव का तापमान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताओ ये अजैविक कारकों के प्रति जीवों की प्रतिक्रिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब बताओ, अब हम आपके सामने बोल रहे हैं, ठंडे के दिन आ गए, चिलचिलाहटी हुई ठंडी कस की बाहर से आप लोगों को पड़ रहा है, और हम लोग बाहर में तापमान ज्यादा हो गया, हमारे शरीर का तापमान कम हो रहा है, तो हम लोग को कंपन नहीं लगता, ठंडा जैसा लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके कंपन करते हैं, देह रगड़ते हैं। तो वो अजैविक कारक जो ठंडी वायु चल रही है उसके प्रति हमारा शरीर क्रिया दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, रगड़ रहे हैं कि नहीं रगड़ रहे हैं, तो ये प्रतिक्रिया दर्शा रहे हैं ताकि उसके वातावरण के अनुसार मेरा शरीर क्या हो जाए, ढल जाए। तो यही तो है अजैविक कारकों के प्रति जीवों की क्रिया। अरे है कि नहीं है? आइए जरा अगली बातें एक और बताए, मरुस्थलीय क्षेत्र में वातावरणीय ताप क्या होते हैं, तो आप बताइएगा वहां के जीवों के अंदर भी तापमान क्या होने चाहिए, और पौधे भी जो होने चाहिए
वो इलाका है बाबू, मरुस्थलीय इलाका है, तो उस मरुस्थल के इलाका उस पौधे की पत्तियों को कैसा आकार देना चाहिए? काटा। अरे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो आप बताइएगा, अजैविक कारक तापमान है कि नहीं है? और अजैविक कारक मिट्टी है, पौधा को अच्छा से मिल नहीं पा रहा है, तो उसके अनुसार प्रतिक्रिया दिखाया कि नहीं दिखाया? पत्तियों का आकार कैसा कर लिया है? काटा। अब बेटा अपने काटा तो करवे किया, अगर पीढ़ियों काटे वाला आएगा, समझ रहा है? जीन में बना लिया उस प्रकार से कि अगला पीढ़ी भी आएगा तो इस प्रकार का जीन जाएगा, तो उसी प्रकार के जीव आएंगे। कंप्लीट यहां तक ये बातें हो गया बाबू, ये बातें तो बोल ही दिए। ठंडे के दिन में हमारा शरीर क्या करता है? कंपन, क्योंकि ठंडी हवाएं जो चल रही है अजैविक कारक है, और हमारा शरीर जो ये कर रहा है प्रतिक्रिया दर्शा रहा है, तो यही तो अजैविक कारकों के प्रति हमारे क्या है? प्रतिक्रिया। ठंडे के दिन में हमारा शरीर करता है, क्योंकि हमारे शरीर के तापमान बाहरी तापमान से क्या होते हैं? कम होते हैं, इसलिए शरीर कंपन करके शरीर के तापमान को वातावरण के अनुसार क्या करता है? यही तो है। क्या है? क्या है? क्या है? अरे हमरा एगो चीज याद आ जाता है जी, समझ रहा है? एगो चीज याद आ जाता है, एगो देखा है अभी हाल फिलहाल जो चल रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हीरा बेटे वैसे में तो मर जाएगा। आ, आओ जरा ध्यान देंगे अब। हाँ, ये तो ठंडे के दिन की बात ना हो गया, अब गर्मियों की भी बातें कर लें। तो गर्मी में तापमान क्या है? अजैविक कारक। अब बताइए बाबू, गर्मी के दिन में पसीना निकलना, ये हमारा शरीर प्रतिक्रिया दिखा रहा है अजैविक कारक के प्रति। अब बता बाहर के तापमान क्या है? क्योंकि बाह्य तापमान क्या होते हैं? जिससे शरीर का तापमान भी क्या होने लगता है? अधिक होने लगता है। इसलिए शरीर के अंदर तापमान को अब नियंत्रित यदि करना है तो क्या करना होगा? मेरे शरीर से पसीने निकलने होंगे, पसीना निकलेगा तो फिर हवा बाहर से लगेगा तो सिहरेगा मन, फील हो लो रे, अच्छा फील हो लो एकदम। तब महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? तब करेंगे ना जी। तो बताओ अजैविक कारक क्या है? तापमान। अजीब के जो पसीने निकल रहे हैं ये जीवों की प्रतिक्रिया के प्रति निकल रहे हैं, तो यही है। इसको हम समझाने के लिए ज्यादा उदाहरण दे दिए। कंप्लीट यहां तक। अब वो हीरा बेटे नहीं है, वो वाला अलग चीज है, समझ रहा है? तो ये हमने सारी कहानियां इसके बारे में क्या कर दिए बाबू? समाप्त कर दिए। को फॉर्मर बड़ा इंपॉर्टेंट बातें हैं, तापमान से संबंधित है, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। को फॉर्मर और लिख लेना जो आप बता दिए हैं, 1 या 2 नंबर तो देखे मिलेगा। अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो बाबू तो बात अलग है, लेकिन 1-2 नंबर तो आ ही जाएगा। समझ रहा है बात को? ये वाला माइक इतना हार्ड है ना, वो कि एकदम इतना कस के चाटता है ना, सब बात तो महंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो को फॉर्मर गूगली ध्यान दीजिएगा। तो को फॉर्मर की यदि बात करें, गूगली तुमको बाहर में कोई तंग करता है गूगली? तो तुम अपना दुख को एक दिन तुम बयां कर रहा था। इसको देखो, कुछ भी इसके साथ अगर बोला जाता है तो आप लोग इसको बाहर में वैसे वैसे नहीं करें। देखो मोटा है, मोटा भाई है। अच्छा, मोटा भाई है तो भाई तो लड़ेगा वो तुम्हारे साथ, लेकिन उसके करेजा नहीं है मोटा भाई का। मो, मोटा तो जरूर हो। को फॉर्मर सनरूपी। आइए, सनरूपी क्या होता है? नाम ही है सनरूपी। सनरूपी का मतलब तापमान बढ़े तो जीवों का तापमान भी बढ़े बाबू, तो उसी को सनरूपी कहेंगे। आइए जरा इसको हम समझाते हैं। वैसा जीव जंतु या पौधा जिसका तापमान बाहरी तापमान के अनुसार क्या होता हो? बढ़ता हो, घटता हो, उसे क्या कहते हैं? कोफॉर्मर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सनरूपी। जैसा वातावरण होगा, जैसा शरीर का तापमान होगा, जैसा वातावरण वैसा जीव हो, उसके शारीरिक ढंग हो, तो वही क्या कहलाता है? सनरूपी कहलाता है। जैसे जैसे आप चलेंगे सनम, आप ही की राहों पे कर्मों पर हम भी चलेंगे सनम। बात अलग है कि कभी कभी छुरा मार देंगे, अलग बात है, लेकिन वास्तव में ये किसको दर्शाता है? को फॉर्मर को। किसको दर्शाता है? को फॉर्मर को। और ज्यादातर पौधा या प्राणी जो भी होते हैं सब क्या है? को फॉर्मर। हम लोग क्या है? को फॉर्मर है कि नहीं है या नहीं है जी? अभी तापमान ऐसा आ गया, ढल गया, ऐसा गर्मी आ जाएगा, उसी के अनुसार हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आंतरिक तापमान। आंतरिक तापमान मतलब शरीर के तापमान, और बाहरी तापमान का मतलब वातावरण। देखिएगा 23 डिग्री को हम एक बैलेंसिंग रखे हैं,
तापमान देखो, आंतरिक तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 24 डिग्री हो गया। तो बाह्य तापमान 24 डिग्री था तो ये भी हो गया। बाह्य तापमान हो गया 25 डिग्री, तो शरीर का तापमान भी कितना हो गया। अब देखिए बाह्य तापमान हो गया 22 डिग्री, तो शरीर के तापमान भी, बाह्य तापमान हो गया 21 डिग्री, तो शरीर के तापमान भी, बाह्य तापमान 20 डिग्री। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे बाहर का तापमान बढ़ता है या घटता है, वैसे वैसे जीवों का तापमान भी बढ़ता है या क्या होता है, घटता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोफॉर्मर। क्या कहते हैं, कोफॉर्मर कहते हैं बाबू। अब आओ जरा, तापमान से ही संबंधित एक वर्ड आओ है रेगुलेटर। आई 3 गो में एगो कंफर्म होगा जो हम बताने वाले हैं। कोफॉर्मर बताए, अब एगो बताने वाले हैं रेगुलेटर। एगो क्या बताने वाले हैं, रेगुलेटर। एगो बताएंगे पार्शियल रेगुलेटर। कोफॉर्मर, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, तीनों की बातें करेंगे, तापमान खत्म करने वाले हैं हम, ध्यान दीजिएगा। तो कोफॉर्मर क्या है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा बाहर का, वैसे वैसे पौधे, ये जीव या तापमान का भी अपने शरीर का बढ़ाता हो या घटाता हो, तो उसे क्या कहेंगे, कोफॉर्मर। अब आइए, अच्छा तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, बता सकता है, बताओ। मानो इधर हम शरीर, इधर हम रखते हैं आंतरिक तापमान, आंतरिक तापमान रखते हैं। अरे हमरा लिखे में ना बड़ा गुस्सा बड़ा हो, आंतरिक तापमान, अरे लिख दियो, आओ चलिएगा। ये हो गया एक्सटर्नल टेम्परेचर और ये हो गया इंटरनल टेम्परेचर। एक्सटर्नल का मतलब बाहर का तापमान, ये इंटरनल का मतलब मेरा शरीर का तापमान। अब बता बाबू, यहाँ पर एक, यहाँ पर हम करते हैं 30 डिग्री, यहाँ पर करते हैं 40 डिग्री, यहाँ पर करते हैं 50 डिग्री, यहाँ पर करते हैं 60 डिग्री, यहाँ पर भी करेंगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, यहाँ पर करेंगे ऐसे। तो आप बताओ, यहाँ का तापमान अगर 30 डिग्री अगर बढ़ाइएगा तो इसका भी तापमान शरीर का कितना होना चाहिए, 30। तो आप देखिएगा 30 डिग्री अगर इन्हें तापमान हुआ तो इसका भी तापमान कितना हुआ, 30 डिग्री। फिर इधर बढ़ा के लिए चल जाइएगा, तो बाबू बाहर का तापमान अगर 50 डिग्री होगा तो इधर भी तापमान कितना होना चाहिए, 50 डिग्री। तो बाबू इसका एक रेखा कैसा आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बताओ किसका रेखा हो जाएगा, कोफॉर्मर। किसका रेखा, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एकदम बीचों बीच पार होता हो उसे हम क्या बोलते हैं, कोफॉर्मर रेखा। कौन रेखा, कोफॉर्मर रेखा। कौन रेखा बोलेंगे, एनसीईआरटी में ये आपके पिक्चर भी दिखाए हैं, देखो सीधी रेखा गया है ना, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कोफॉर्मर को। किसको इंडिकेट कर रहा है। अब रेगुलेटर है और एक पार्शियल है। अब हम इसको इसी से ही बता देते हैं, उधर छोड़ो, हम यहीं से बता देते हैं। रेगुलेटर देखिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर तापमान लिख देते हैं 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60। देखिएगा शरीर का तापमान बढ़ा, अंदर का भी बढ़ा। ये अंदर का शरीर के अंदर के तापमान है, इंटरनल का मतलब हमारा तापमान की बात कर रहा है, एक्सटर्नल का मतलब पर्यावरण का तापमान है। जैसे जैसे इधर बढ़िए वैसे वैसे इधर बढ़िए, तो ग्राफ इस पॉइंट से निकलिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कटान बिंदु से निकलेगा और एकदम सीधी जाएगा। कटान बिंदु क्या होता है जानते हो ना, जहां पर एक्सिस काटता है। आप लोग एक पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में, नियामक ज्यामिति नहीं पढ़े थे, नियामक ज्यामिति जी, जहां पर आपको दिल रहता था कोना के 3 पॉइंट छोड़, जहां एक्स एक्सिस को, इसको एक्स मानते थे, इसको वाई मानते थे। तो चलिए, हाँ चलो उतना ध्यान रखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, तो भाई साहब ये क्या हो रहा है, कोफॉर्मर क्या हो रहा है। लेकिन अब एक दूसरा ग्राफ को देखिएगा, रेगुलेटर को गौर से देखिए। बाह्य तापमान 10 डिग्री हो गया, आंतरिक तापमान, बाह्य तापमान कितना डिग्री हो गया, 20 हो गया, बाह्य तापमान 30 हो गया, बाह्य तापमान, बाह्य तापमान, बाह्य तापमान, बाह्य तापमान, लेकिन शरीर के तापमान सेम है। अगर मानिए कि शरीर के तापमान जब पर 40 डिग्री है तो 40 डिग्री रह गया, बाहरी तापमान बढ़ा लेकिन शरीर के तापमान कांस्टेंट रहा, तो भाई साहब इसे क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। क्या बोलते हैं, यदि बाहरी तापमान को बढ़ने या घटने से शरीर का तापमान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता हो, तो वैसे तापमान को, वैसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, रेगुलेटर। क्या बोलेंगे, रेगुलेटर। अब देखिए यहां पर समझिए क्या हो रहा है। अब तीसरा ग्राफ, पार्शियल रेगुलेटर्स क्या है। देखिए तो तापमान बढ़ा है, बाहर का तापमान बढ़ा तो शरीर के तापमान बढ़ रहे हैं। तीसरा ग्राफ देखिएगा, बाहर का तापमान 20 डिग्री हो रहा है जी, तो इधर का तापमान भी 20 डिग्री हो रहा है, इधर का भी हो रहा है। ग्राफ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। ग्राफ अच्छा बनता है कब, जब पूरा का ग्राफ कॉपी रहता है तब, समझा। अब यहाँ पर 30 डिग्री तापमान आया तो इधर भी क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। देखो सोझे होना चाहिए, हम तिरछे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिलियन रहा है। तो इधर अगर 40 डिग्री हुआ तो शरीर के तापमान भी कितना डिग्री होना चाहिए, 40। तो अब आप बताइएगा बाबू, ले 40 से यहाँ यार लो, तिरछे जार लो, हम क्या करियो। अब आप हमें बताइएगा
बाहर तापमान भी बढ़ रहा है, शरीर के अंदर का तापमान भी बढ़ रहा है, तो सर यहां तक तो कोफॉर्मर चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन अब देखिएगा, बाहर तापमान बढ़ रहा है लेकिन शरीर के तापमान कितना डिग्री पर नियंत्रित हो गया है जी, 40 पर। बाहर तापमान बढ़ रहा है लेकिन शरीर के तापमान बढ़ रहा है, बाहर तापमान बढ़ रहा है लेकिन शरीर के तापमान बढ़ रहा है, बाहर तापमान बढ़ रहे हैं लेकिन शरीर के तापमान बढ़ रहे हैं, तो ऐसे रेगुलेटर को क्या कहेंगे, कहेगा पार्शियल रेगुलेटर क्या है, तो बाहरी तापमान बढ़े, जैसे जैसे बाहरी तापमान बढ़ता हो वैसे वैसे शरीर का तापमान भी बढ़ता हो, परंतु एक निश्चित समय में जाकर शरीर का तापमान क्या हो जाता हो, रुक जाता हो और बाहरी तापमान बढ़ते जाता हो, तो ग्राफ कैसा आएगा, पार्शियल। कैसा आएगा, पार्शियल आएगा। कैसा आएगा जी, पार्शियल आएगा। कैसा आएगा, पार्शियल आएगा। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे, बात समझ में आया। तो कोफॉर्मर में शरीर का तापमान बढ़ेगा तो वातावरण का तापमान बढ़ेगा, तो शरीर का तापमान भी अरे बढ़ेगा ना कोफॉर्मर में। अब बाहरी का तापमान बढ़ते जाए और शरीर का तापमान कांस्टेंट रह जाए, रेगुलेटर बाहरी तापमान भी बढ़े शरीर का तापमान भी बढ़े, और बढ़ते बढ़ते बाहरी तापमान बढ़ते रह जाए और शरीर के तापमान फिर जाकर रुक जाए, तो उसे क्या कहेंगे, पार्शियल रेगुलेटर। अब आइए इसे पढ़ लेते हैं जी। आओ रेगुलेटर देखिए क्या कह रहा है। रेगुलेटर वैसा जीव जिसका तापमान बाहरी तापमान को के अनुसार बदलता नहीं है, अर्थात क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसे क्या कहते हैं, रेगुलेटर, नियामक कहते हैं बाबू। जैसे कि स्तनधारी और पक्षी की बात करें, बताओ बाहरी तापमान कितनों बढ़ते चल जाएगा, हमारे 37 डिग्री से हट जाएगा, अरे हटेगा जी। मेरा तापमान कितना है, 37 डिग्री, शरीर के अंदर का तापमान कितना है, 27 डिग्री है, 27 डिग्री मेरा शरीर का तापमान होगा। अभी बाहर कुछ होवे 40 डिग्री होगा लेकिन शरीर के तापमान कितना है, उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि सर हमारे शरीर के अंदर अजैविक कारकों के प्रति प्रतिक्रिया होता है। तापमान बढ़ेगा तो पसीना निकल जाएगा लेकिन शरीर का तापमान 37 डिग्री ही रहना चाहिए। ठंडा अगर कस के आ गया तब वो 37 डिग्री होना चाहिए, और उसके करने के लिए मेरा शरीर ठंडे अजैविक प्रतिक्रिया के कारण हमारा शरीर प्रतिक्रिया कंपन करेगा ताकि उसके बैलेंस हो। अरे होगा कि नहीं होगा, तो ये सब समझने वाली चीजें हैं बाबू। तो स्तनधारी पक्षियां ये सब जो भी होगी सब होगा। चलिएगा, जैसे कि देखिएगा तापमान बढ़ रहा है, बाह्य तापमान मतलब वातावरण का तापमान 20 हो गया लेकिन शरीर का तापमान 18 है, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया लेकिन शरीर का तापमान क्या है, 18 है। अब आप पार्शियल मतलब आंशिक नियामक क्या है, वैसा जीव जो बाह्य तापमान के अनुसार अपने आंतरिक तापमान भी क्या करता हो, परंतु एक निश्चित ताप के बाद क्या हो जाता हो, रुक जाता हो, तब उस आंशिक, उसे क्या बोलेंगे, आंशिक नियामक। जैसे कि गिलहरी छुछुंदर की बात करें तो गिलहरी या छुछुंदर याद रखिएगा, ये दो ऐसे जीव हैं जो पर्यावरण बढ़ता है ना, प्रकाश जब बढ़ा 10 डिग्री तो कहेगा हमू बढ़ जीवो, 20 डिग्री हमू बढ़ जीवो, 30 डिग्री हमू बढ़ जीवो, तो अब प्रकाश कहेगा हम बोलिए 50 डिग्री होकर दिखाओ, तो अब नहीं, अब हमारे से ज्यादा हो तो हम फट जीवो, चेथरा उड़ जीवो, तो अब क्या हो जाता है, रुक जाता है। कौन जी, गिलहरी और क्या, छुछुंदर। तो फिर छटपटा के भागेगा पौधा के उस भाग में जहां पर कनकनिया और मिले। समझ रहा है बात को, तो वह बात यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, देखेंगे 20 डिग्री तापमान हुआ बाहरी तापमान, तो शरीर का तापमान 18 डिग्री हुआ, बाहरी तापमान 21 डिग्री हुआ तो शरीर का तापमान भी बढ़ा, इधर तापमान ये हुआ तो इधर ये हुआ रहा है ना। इधर देखिएगा बाह्य तापमान अब 23 डिग्री हो रहा है लेकिन शरीर का तापमान फिर भी 20 से, बाहरी तापमान 24 डिग्री हो रहा है लेकिन शरीर के तापमान 20 से। रुक गया कि नहीं रुक गया, तो ये हो गया रेगुलेटर बाबू। क्या याद रहेंगे ये बातें, चलो क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आएगी कि नहीं आएगी, खत्म यहां तक समझे। और बड़ा आसान है, एक बार केवल आप लोगों को क्या करना है बाबू, पढ़ लेना है। ऐसा नहीं हो गया सब समझ में आ गया तो रहने देते हैं, शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट ना ऐसी लॉन्ग चल जाएगा। अभी यार नींद आ रहा, अभी जैसे थोड़ा सा रिलैक्स मिला तो तुरंत एकदम उन्हें टोबे लगी। तो आप सभी लोग क्या इसे घर में देख लेंगे, तो इसे आप अच्छे तरीके से घर में देख लोगे बाबू, अच्छे तरीके से आप लोग का क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अभी कुछ बोले हैं